सबको शो हो रहा है? आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक। ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर इधर दिखाई नहीं है प्लिंथ लेवल, ठीक है, और एक ठो होता है प्लिंथ लेवल। ठीक है। तो प्लिंथ प्लिंथ लेवल रहता है। तो उधर प्लिंथ लेवल में क्या होता है देखिएगा, प्लिंथ लेवल में हम लोगों को जो टाई बीम है, टाई बीम का भी जंक्शन रहता है। आप लोग देखे होंगे ना, जो नीचे वाला जो मतलब हर कॉलम के साथ नीचे जो फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर में देखेगा, मतलब हर कॉलम के साथ एक ठो बीम जुड़ा हुआ रहता है, उसको टाई बीम बोलते हैं ना। हाँ, टाई बीम जुड़ा हुआ रहता है ना ग्राउंड फ्लोर में सारा सब कॉलम के साथ। हाँ सर। हाँ, तो देखिएगा, तो उसका भी इधर एक तो जंक्शन बनता है कॉलम के साथ। ठीक है, तो इधर ये वाला नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है। तो इधर इधर कॉलम और बीम का टाई बीम का जंक्शन रहता है, वो प्लिंथ लेवल पे होता है। ठीक है। ग्राउंड लेवल रहता है, उसके बाद प्लिंथ लेवल होता है। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का जनरली मतलब मिनिमम जो रहता है, मिनिमम 600 डेप्थ रहता है। ठीक है। ग्राउंड लेवल से और प्लिंथ लेवल का जो डिस्टेंस रहता है। ठीक है। इधर दिखाया नहीं है। ठीक है। और इसमें कुछ दिक्कत है आप लोगों का? हाँ सर। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये वाला जो प्रॉब्लम एग्जाम पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है। और इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है आप लोगों को? और ठीक है, तो एटेंडेंस ले लेते हैं। बाकी सब कहाँ गया, सब चला गया? चल गया सर। हम लोगों को क्या क्या बोला है? आरसीसी कॉलम है, आरसीसी कॉलम उसका 450 mm वो भी स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, तो पहले हम लोग तो स्क्वायर कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है। ठीक है। मान लीजिए ये वाला है हम लोगों का जीएल, ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन का डेप्थ कितना बोला है? फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है। तो 1.5 मीटर होगा, तो 1.5 मीटर, टोटल डेप्थ 1.5 मीटर है। उसके बाद क्या बोला है, जो फेस ऑफ कॉलम का जो फेस है, कॉलम का फेस से कॉलम का फेस से जो फुटिंग का जो एज है, कॉलम का फेस तक, जीएल से कॉलम से फेस फेस तक उसका डेप्थ कितना बोला है? 150 mm। ठीक है। वहाँ से कॉलम का वहाँ से फुटिंग का जो एंड एज है उसका, कॉलम का एंड एज का डेप्थ कितना बोला है? ये वाला जो डेप्थ, ये वाला डेप्थ एज है, ये वाला बोला है 300 mm। ठीक है। ये वाला है 300 mm।
आप क्या बोला है, कॉल आप कॉलम में कितना रॉड, कितना रॉड है, 8 एट एट 8 बार है 20 mm का। ठीक है, तो ये वाला है 8 बार है। देखिए ये वाला हम लोग वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं, तो वर्टिकल सेक्शन हम लोग जब देखेंगे कॉलम का, अगर कोई भी कॉलम में अगर 8 रॉड है तो कैसे उसका रॉड प्लेस करता है। इधर एक ठो होगा रॉड, इधर एक ठो रॉड होगा, इधर होगा एक ठो, इधर होगा, चारों कोना में 4 ठो होगा, और 4 ठो होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो ये चारों को भी स्टीरअप से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब 8 बार रहता है कॉलम में, ऐसे उसका डिटेलिंग होता है। ठीक है, तो इधर इसको हम लोग वर्टिकली देखेंगे, तो ये वाला साइड से अगर देखेंगे वर्टिकली काट के, तो ये हम लोग को तीनों रॉड दिखेगा, ये वाला रॉड, ये वाला रॉड, ये और ये वाला और ये वाला। तो इसीलिए हम लोग को तीनों रॉड दिख रहा है, ये वाला रॉड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसका जो लैप लेंथ, मतलब जो डॉवेल बार आता है, ठीक है, फाउंडेशन से बार जो जाता है और जो कॉलम का जो बार होता है, दोनों कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसका जो लेंथ है, उसका जो जोड़ने के लिए जो लेंथ है, इसको, ठीक है, तो ये बार यहाँ से ये वाला जो कितना कितना डिस्टेंस में इसका जोड़ा जाता है, ये होता है लैप लेंथ। तो लैप लेंथ हम लोगों को कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है इधर 40 डी। 40 डी, डी मतलब है डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, तो इधर 20 डायमीटर दिया हुआ है, तो कितना होगा, 8 mm, 800 mm उसका लेंथ रहेगा, लैप लेंथ। मतलब एक दूसरे से 800 mm जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला रॉड इधर आ जाएगा, और ये वाला रॉड इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है तो उसके नीचे फाउंडेशन का जो रॉड आएगा, फाउंडेशन में कैसा रॉड, कितना रॉड है, 12 mm बार रॉड है, ये 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला है ये 150 mm सेंटर सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, और ये वाला भी, ये वाला जो बार है, ये वाला जो बार है, ये वाला बार भी 150 mm सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्लान ड्रॉ करेंगे। तो प्लान क्या होगा, तो उसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो 2 mm इंटू 2 mm का एक ठो स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को उसके बाद क्या दिखेगा, इसका टॉप जो है कॉलम है, तो कॉलम का भी ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉलम भी दिखेगा हम लोगों को। टॉप से जब देख रहे हैं तो कॉलम भी दिखेगा। तो कॉलम जब दिखेगा, उसका अंदर भी रेनफोर्समेंट डिटेल वो भी है दिखेगा। तो उसका 8 mm आठ ठो 20 mm डाया रॉड बोला है, तो ठीक है, तो वो वाला भी दिखेगा हम लोगों को। इसको भी हम लोगों को स्टीरअप से जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक है, ये है स्टिरअप, और ये वाला भी स्टिरअप, और ये जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये है क्लियर कवर। तो क्लियर कवर कितना कॉलम में कितना होता है, 40 mm होता है। तो कॉलम 40 mm ये वाला है 40 mm, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है कॉलम का कितना दिया है, 450 mm इंटू 450 mm, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या दिखेगा, टॉप से जब हम लोग देखेंगे, मतलब कॉलम के साइड से यहाँ से ऊपर से हम लोग जब देखेंगे इसको, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो नीचे वाला हम लोग को जितना जितना सारा रेनफोर्समेंट है ये सब दिखेगा, ये वाला पोर्शन सब दिखेगा एक से एक डायरेक्शन में, और वो वाला डायरेक्शन में जितना सारा रेनफोर्समेंट है ये वाला सब दिखेगा। तो वो सब को भी हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब कितना में दिया हुआ है, वो सब दिया हुआ है 12 mm डाया रॉड, 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके साथ क्या क्या दिखेगा हम लोगों को, जो जो डबल बार है, ठीक है, तो वो वाला भी दिखेगा। तो डबल बार कितना दिखेगा हम लोगों को, 8 दिखेगा, क्योंकि 8 कॉलम है, 8 कॉलम के साथ 8 कॉलम नहीं है, 8 कॉलम का रोड रोड है, तो 8 रोड रोड 8 वाला हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ डबल बार। और इसका जो फाउंडेशन का जो क्लियर कवर है, वो कितना है, वो हम लोगों का 75 mm है, ठीक है। ये हम लोगों का 75 mm है, ठीक है। यस सर। देखिए इधर देखिए, ये वाला जो वर्टिकली सेक्शन है, मतलब हम लोग कॉलम कॉलम के साथ तो फाउंडेशन जुड़ा रहता है। तो कॉलम के साथ फाउंडेशन का अगर मान लो वर्टिकली काट रहे हैं, तो इसको हम लोग अगर वर्टिकली काटेंगे, मतलब ऐसे करके कोई भी कॉलम कॉलम फाउंडेशन को वर्टिकली काटेंगे तो हम लोग को ऐसे दिखेगा। और एक तो चीज़ इधर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्लिंथ लेवल रहता है। एक तो प्लिंथ लेवल रहता है ना, ग्राउंड लेवल रहता है, उसके बाद प्लिंथ लेवल रहता है। तो प्लिंथ लेवल के साथ फ्लोर
फाउंडेशन तो देखिए कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं किसी फाउंडेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले तो तुम लोग बता सकते हो व्हाट इज द फाउंडेशन? Sir, the structure which is found below the ground level and which has फुटिंग to क्या होता है? what ma'am? फुटिंग क्या होता है और फाउंडेशन क्या होता है, दोनों बताओ। मैम जो स्टेयर फाउंडेशन का टीम बोलते हैं इसी का। Ma'am, footing होता है just like फाउंडेशन है footing होता है just like a shoe कि एक पॉइंट पे लोड आ रहा है उसको ज्यादा मतलब स्प्रेड किया जाता है जब लोड को पूरी रहती है। फाउंडेशन वो पूरा स्ट्रक्चर को उसमें मतलब उसमें आपका स्क्रीन फ्रिक्शन भी आता है और डायरेक्ट लोड ट्रांसफर भी आता है, दोनों आता है, तब वो फाउंडेशन हो गया। और फुटिंग हो गया किसी लोड ही ट्रांसफर होगा, उसमें स्क्रीन फ्रिक्शन का नहीं यूज करते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर क्या होता है? मैम सुपर स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर which is founded above the ground level and which is used substructure the structure which is found below the ground level, substructure and superstructure which is found above the ground level and that solve our purpose for what we are using the construction of any project. Superstructure that fulfill our जैसे तुम्हारे हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर होता है जो हमारा किसी भी डिजाइन को करने का जो पर्पस होता है उसको सॉल्व करता है। yes sir, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ मतलब जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो भी मतलब स्ट्रक्चर जो भी उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं और सब स्ट्रक्चर उसके नीचे आई थिंक। ठीक है हाँ ठीक है, सही है तो चलो कोई बात नहीं। देखो हमारा जो फाउंडेशन है वो तुम अभी जस्ट बोल ही चुके हैं कि दो पार्ट होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक अबव ग्राउंड लेवल एक बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है ना? तो बिलो ग्राउंड लेवल का जितना भी मेरा लोड आ रहा है, मेरा कोई भी स्ट्रक्चर उसका जो अपना सेल्फ वेट है और उस पर जितना भी लोड आ रहा है वो सारा का सारा कौन बियर करता है? उसके जो ग्राउंड के नीचे का चीज है वही स्किन फ्रिक्शन, अंडर ग्रेविटी और एंड बियरिंग, यही दो तीन चीजें होती हैं हमारे पास किसी चीज को बियर करने के लिए। ठीक है ना? तो वो पार्ट किसी भी स्ट्रक्चर का वो पार्ट जिसके जो डायरेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता है और जिसके थ्रू सारा लोड ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको इन सिंपल टर्म हम लोग फाउंडेशन बोल देते हैं। ठीक है? तो फाउंडेशन इन जनरल दो टाइप के होते हैं, एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। ठीक है? तो तुम लोगों से किसी को पता है क्या होता है शैलो फाउंडेशन, क्या होता है डीप फाउंडेशन? सर अगर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन से ज़्यादा डेप्थ होता है तो उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं, और अगर विड्थ से कम डेप्थ होता है तो शैलो फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो मेरा बोल हाँ ना बोले ना। कितना टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जो तुम्हारा शैलो फाउंडेशन उसका कितना टाइप्स होता है? शैलो फाउंडेशन का कितना टाइप्स होता है? मैम एग्जैक्टली ऐसे कितना होता है पता नहीं, लेकिन एक कौन सा होता है वो नाम बताओ। इंडिविजुअल फुटिंग, कमांड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग और स्ट्रेट फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग। इंडिविजुअल फुटिंग किसको बोलते हैं? जब इंडिविजुअली प्रोवाइड किया जाए, जब दो फाउंडेशन इंटरकनेक्ट ना हो, उसमें कितना कॉलम्स रखते हैं? एक कॉलम, कंपाउंड के केस में दो।
रैफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? मैम चटाई पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जब एरिया छोटा पड़ जाता है और जिसमें हम एडिक्वेट फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम लोग रेफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, जिसमें सारा या फुटिंग इंटरकनेक्टेड रहता ऑयल फाउंडेशन कहाँ यूज होता है? है। मैम वेल फाउंडेशन यूज होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में जनरली, जहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत कम रहता है और स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाना है, जस्ट लाइक अ ये भी बुर्ज खलीफा। सर आप पूछिए। ठीक है। तो मतलब हमारे पास इन जनरल दो टाइप का फाउंडेशन होता है, एक शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ट्रैप पॉइंट फुटिंग और मैन लॉक फुटिंग, ठीक है। दूसरा होता है डीप में मेरा पियर फाउंडेशन, ठीक है, पाइल फाउंडेशन और कुछ टाइप होता है, ठीक है। वो सब जो होता है मेरे डीप फाउंडेशन के अंदर आता है। तो इन हम लोग को तो तुम लोग जान ही पाई चुके हो कि मेरा रिलेशन होता क्या है। वैसा हर रिलेशन जिसका डेप्थ है उसके विड्थ से छोटा है उसके बराबर सकते हैं। तो हेलो हेलो आवाज आ रहा है ना? यस हाँ Yes, सर। sir, आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोलेटेड से। तो होता क्या है कि फिगर बनाने का अच्छी थोड़ी फिगर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मुंह से बता जाते हैं, तुम लोग क्या सुनते जाते। देखो मेरा सबसे पहला टर्म आता है आइसोलेटेड। तो होता क्या है कि मान के चलो भाई मेरा लोड जो उस पे एक्ट होने वाला है वो लोड अगर कम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एक बेसमेंट बनाते हैं जिसपे एक कॉलम डाल देते हैं और उस पे अपना लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड ही बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमको मन हुआ तो हम अपने कॉलम को सर्कल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आइसोलेटेड बनाने के। आइसोलेटेड का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा जो भी बेसमेंट होगा उससे एक सिंगल कॉलम कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये हम लोग कब कब करते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग करते हैं। दूसरा बात, जब मान के चलो जब मेरा लोड ज्यादा है और हमारे पास मान के चलो एरिया अवेलेबल जो है वो कम है, तो ऐसे में हम देखो ऐसे में हमारे पास दो तीन ऑप्शन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि मान के चलो तो अगर तुम एक कॉलम सही से प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उस लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। और हमको अगर आइसोलेटेड कॉलम बनाए तो उतना मेरे पास एरिया अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग कॉम्बाइंड फुटिंग करते हैं। तो कॉम्बाइंड फुटिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास एरिया अवेलेबल कम होता है और हमारे पास लोड ज्यादा होता है तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, हम दोनों कॉलम को एक कॉमन बेसमेंट से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक कॉमन बेसमेंट से जोड़ देते हैं और वो मेरा बहुत सारे शेप में हो सकते हैं, ट्रेपेजोइडल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अब तुम लोग में से जो किसी ने सॉम पढ़ा हो या जिसको हल्का सा कॉन्सेप्ट इनको बता सकते हो कि मान के चलो अगर हम कंबाइंड फुटिंग बना रहे हैं तो कंबाइंड फुटिंग में मेरे पास दो कॉलम आ रहा है और उसका एक कॉमन बेसमेंट है, ठीक है ना। तो उस कॉमन बेसमेंट में मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं कि एक बार जो होगा कोई एक कॉलम ज्यादा लोड बियर करेगा, एक बार हो सकता है कि कोई दोनों का दोनों कॉलम सेम बियर करे। तो हम तुमको दो ऑप्शन देते हैं, इसमें से तुम सेलेक्ट करके बताओ कि इसमें से कौन सा होगा जिसमें कोई एक कॉलम होगा जो ज्यादा लोड बियर करेगा, कौन सा होगा जिसमें दोनों का दोनों कॉलम इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहला जो है कॉम्बाइंड वो है रेक्टेंगुलर और दूसरा जो है कॉम्बाइंड वो है ट्रेपेजोइडल। तो इन दोनों में तुम बताओ कि किस केस में मेरा कोई एक ज्यादा लोड बियर करेगा और किस केस में दोनों को दोनों इक्वल बियर करेगा और क्यों। सर ट्रेपेजोइडल में डिफरेंस होगा लोडिंग बियर का। ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि हम लोग ट्रेपेजोइडल में एरिया का डिफरेंस कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, देखो हाँ ठीक है। देखो जब भी हम लोग किसी फुटिंग का डिजाइन कर सकते हैं तो एरिया उतना फैक्टर नहीं होता है, हम लोग को सीजी पे देखना होता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट डेवलप ना हो, ठीक है ना।
तो अगर कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट डेवलप होगा तो हमारा जो फुटिंग है वो ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग उसके सीजी पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मेरा कोई भी फुटिंग अगर वो ट्रेपेजॉइडल है तो एक पार्ट का सीजी ज्यादा होगा, मतलब एरिया एक टाइप का, एक जगह का एरिया ज्यादा होगा, दूसरे जगह का एरिया कम होगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो जिधर का एरिया ज्यादा होगा उधर की ओर मेरा सीजी क्या होगा, उधर उधर की ओर ही रहेगा मेरा सीजी। तो वो वाला जो कॉलम होगा, जो जो जिसके नजदीक होगा सीजी, तो वो वाला ज्यादा लोड बियर कर पाएगा, वो उसका थिकनेस ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट का। तो मेरा यही एम होता है कि जैसा मेरा मेरा जो बेसमेंट है उसका जो सीजी है, तो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का भी सीजी जो होना चाहिए, या जो कॉलम बन रहा है उसका जो अपना सीजी होना चाहिए, वो भी उसी पॉइंट पे लाई होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मेरा उस पर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट एक्ट हो जाएगा, और जिससे मेरा फ्यूचर का हो सकता है मेरा फाउंडेशन ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये था हमारी कॉम्बाइंड फुटिंग की बात। दूसरा होता है स्ट्रैप फुटिंग की बात। देखो स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है, देखो स्ट्रैप फुटिंग बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि इन सिंपल तुम सोचो, मेरे पास कोई ऐसा एरिया है कि मान के चलो जिसके इन इन बिटवीन जो थोड़ा सा लैंड है वो लैंड मेरा नहीं है। ठीक है ना। तो हमने एक कॉलम दिया इस लैंड के इस लेफ्ट में, एक कॉलम दिया लैंड के राइट में, और हम चाहते हैं कि मेरा ये कॉलम जिससे कनेक्टेड है, और वो बीच का जो लैंड है वो मेरा नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को ग्राउंड लेवल के ऊपर एक कॉमन बीम से कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल 1 स्टेप फुटिंग का। स्टेप फुटिंग में क्या होता है, एक कॉमन बीम से दो कॉलम कनेक्टेड होते हैं, और वो ग्राउंड के अंदर नहीं होता है, ग्राउंड के अबव होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, आइसोलेटेड देख लिया, कॉम्बाइंड देख लिया, स्ट्रैप देख लिया। अब आते हैं स्प्लिट फुटिंग पे। तो इस स्प्लिट फुटिंग क्या होता है, तो देखो इन जनरल स्प्लिट फुटिंग उस टाइप का फुटिंग होता है जिसमें हम लोग रिटेनिंग वॉल या इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग बेसमेंट बनाते हैं उसको हम लोग स्प्लिट फुटिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे हमारे पास जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है जो उसका जो लेंथ होना चाहिए वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 5 टाइम्स उसके विड्थ का होना चाहिए, जो मेरा डिटेलिंग वाल का जो लेंथ होता है। तो ऐसे केसेस हम लोग स्प्लिट फुटिंग बनाते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल हमारे पास आता है राफ्ट या मैट फाउंडेशन। देखो ये राफ्ट और मैट फाउंडेशन क्या होता है कि जब हमारे पास जो सॉइल कैपेसिटी लो है, और हमारे पास जो उस जो भी हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उस पर बहुत ही हैवी लोड आ रहा है। ठीक है ना। अगर इस टाइप का मेरे पास कोई सिस्टम आ रहा है तो वैसे वैसे केसेस में हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो तुम लोग सोचो, अगर मेरे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे केसेस में अगर तुम आइसोलेटेड फुटिंग बनाओगे तो क्या होगा, मेरा सारा का सारा फुटिंग एक एक फुटिंग पे ज्यादा लोड पड़ेगा, और सारा का सारा फुटिंग मेरा कोलैप्स हो सकता है। ठीक है ना। तो और देखो इसमें दूसरा केस ये भी बहुत होता है कि हमारा लोड कम है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी भी लोड ज्यादा है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम है, और हमारे पास जो अवेलेबल एरिया है वो भी लिमिटेड है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि देखो सारे का सारा जो मेरा कॉलम होता है उसको हम कॉमन बीम से कनेक्ट करते चले चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इन जनरल तुम कह सकते हो कि मान के चलो हमको 4 कॉलम बनाने हैं अपने बिल्डिंग के लिए। लेटर सपोज 4 बहुत कम हो जाएगा, हमको मान के चलो 8 कॉलम पे अपना पूरा बिल्डिंग बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल अगर हमको आइसोलेटेड बनाना होता तो हम सारे के सारे कॉलम को अलग अलग बनाते और उसके ऊपर बिल्डिंग को ड्रॉ कर देते। जब वो हमारे ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट नहीं होता, जब वो बेसमेंट पे आता है उसके बाद कनेक्ट करके हम लोग ऊपर घर बना लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब जैसे ही हम लोग ग्राउंड लेवल पर जब स्टार्ट करेंगे, मतलब बिलो ग्राउंड जब उसका बेसमेंट बनाएंगे, तो मेरा जो बेसमेंट होगा वो एक कॉमन बेसमेंट होगा, और जिसपे मेरा मल्टीपल कॉलम हम कनेक्ट करके रखेंगे। तो इस टाइप की फुटिंग को हम लोग क्या करते हैं, मैट या राफ्ट फुटिंग। ठीक है ना। बस इसमें जो होता है मैट और राफ्ट में डिफरेंस बस इतना ही होता है ना कि उसको जो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसका एक बार देखो, एक दूसरे से कनेक्ट करने का 2 प्रोसेस हो सकता है। एक कि मेरा पूरा का पूरा जो बेसमेंट हो वो कॉमन हो। दूसरा ये हो सकता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम को हम कॉमन बीम के साथ कनेक्ट करें। ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है ये आ रहा है समझ में, कि पहला बात होगा कि हम एक कॉमन बेसमेंट बना लें, उस पर कॉलम बना दें, और दूसरा होगा कि हम डिफरेंट कॉलम को बीम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएं। ये दोनों का दोनों केस हम लोग को समझ में आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट केस है। बताओ।
हेलो, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। देखो, मैंने दो केसेस बताया। एक पहला केस कि मैंने एक कॉमन बेसमेंट बनाया, उसमें मैंने 8 कॉलम बना दिए। दूसरा केस कि मैंने 8 डिफरेंट कॉलम बनाया और कॉलम बनाने के बाद उसको कॉमन बीम से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो ये 2 डिफरेंट केसेस है। तो यही डिफरेंस होता है मैट और राफ्ट फाउंडेशन में, ठीक है। और इन जनरल हमारा जो शैलो फुटिंग में होता है, इसी टाइप का फुटिंग होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डीप फुटिंग में। डीप फुटिंग में क्या होता है, मेरा डेप्थ ज्यादा होता है और मेरा विड्थ कम होता है। ठीक है। तो एक सिंपल सी बात तुम लोग समझो कि अगर मेरा डेप्थ ज्यादा, स्किन फ्रिक्शन सर, जो फाउंडेशन जो हम लोग देंगे उसका एरिया में जो सरफेस एरिया में जो सॉइल के वजह से लगेगा वो वाला बोलते सर। और बाकी जो एक बात बोलो वो नहीं। सर वो जो पाइल डालते हैं ना सर, उसका सरफेस में जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, कर्व सरफेस, उसमें फ्रिक्शन की वजह से जब वो लोड को बियर करता है तो उसको बोलते हैं सर, और फ्रिक्शन वाला। और जो एंड बियरिंग होता है सर, वो जब नीचे सॉइल के नीचे में वहां पे से जब वो बियर करता है एंड पे से। हाँ ठीक है। देखो मतलब 2 टाइप का एरिया होता है कि लेटेस्ट सपोज कि जब तुम ग्राउंड पे, ठीक है, जब तुम ग्राउंड पे किसी भी चीज को रखते हो, ठीक है, तो मान के चलो तुम ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर अगर खुद से बैठ जाओगे तो तुम जितना एरिया कवर करोगे, तो तुम जितने एरिया कवर करोगे, ठीक है, तुम उस पे क्या दोगे, अपना सेल्फ वेट दोगे। और सेल्फ वेट की वजह से तुम ग्राउंड पे बैठे रहोगे, तो वो वाला जो पोर्शन होता है जो बिलो तुम्हारे होता है, मतलब जो किसी भी फुटिंग के बिलो वाला पोर्शन है, उसको हम लोग कहते हैं एंड बियरिंग। ठीक। और दूसरा क्या होता है, मान के चलो मेरा पाइल जमीन के जितना अंदर तक जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, वो उतने ज्यादा सॉइल से कांटेक्ट में रहेगा, तो वो हमको देता है स्किन फ्रिक्शन। ठीक है। तो मेरा जो स्किन फ्रिक्शन होता है वो उसके सरफेस एरिया की वजह से होता है, और मेरा जो एंड बियरिंग होता है वो किसी भी चीज के जो बॉटम पार्ट होता है वो जो सॉइल से कनेक्टेड होता है उसके वजह से होता है। तो ये मेरा 2 चीजें हैं। अब एक चीज तुम लोग सोच के बताओ, मेरा कोई भी फाउंडेशन जितना डीप होगा उसमें क्या होने का चांसेस ज्यादा है, स्किन फ्रिक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, एंड ब्लीडिंग होने का चांसेस ज्यादा है? और स्किन फ्रिक्शन। सर स्किन फ्रिक्शन तो ज्यादा होगा इसे। स्किन फ्रिक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। मतलब वो जितना डीप रहेगा उसका क्या है, उसने वो अपने सरफेस एरिया में उतने ज्यादा सॉइल से कांटेक्ट में रहेगा, जबकि अपने बेस वाले बेसमेंट में, मतलब उसके जो ग्राउंड का बॉटम पार्ट है उसमें वो कम से कनेक्टेड रहेगा। तो इन जनरल क्या होता है मेरा, इन जनरल बता रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन जनरल बता रहे हैं कि मेरा जो डीप फाउंडेशन होता है इसमें स्किन फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एंड बियरिंग का। ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात हो गई। अब उसमें मेरे पास बहुत सारे केस होते हैं, पाइल फाउंडेशन, गेट फाउंडेशन, ठीक, और पियर फाउंडेशन। इन जनरल हम लोग ये तीनों चीज यूज करते हैं। वेल मेरा जनरली जब हम लोग पानी से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम लोग पानी वानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग जनरली वेल फाउंडेशन के अंदर रखते हैं। ठीक है। और पाइल और पियर फाउंडेशन भी अलग टाइप का फाउंडेशन है। पाइल फाउंडेशन जो हम लोग किसी भी ग्राउंड में जब बहुत ही डेप्थ पे, मान लो मेरा लोड ज्यादा है और मेरा सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो वैसे केसेस में हम लोग ज्यादा डेप्थ तक उसको देते हैं। तो उसको अभी तो फाउंडेशन का बहुत ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जा रहे हैं, तो उसको हम लोग पाइल फाउंडेशन के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो इन जनरल ये जो था हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन, और फाउंडेशन क्या था इस पे बेस्ड था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्प्लिट फुटिंग पे। ठीक है। तो स्प्लिट फुटिंग क्या होता था, स्प्लिट जो तुम लोग को फिगर में तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो वाल होता है। तो तुम लोग में से किसी भी ने भी रिटेनिंग वाल का नाम सुना है, रिटेनिंग वाल? यस सर। हाँ, तो मतलब इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर जो बहुत ही दूर तक जा रहा होता है, जैसे कि कोई भी वॉल है, वो वॉल हम बहुत लंबा दे देते हैं, तो रिटेनिंग वॉल टाइप के स्ट्रक्चर को इन जनरल क्या करते हैं हम लोग, वैसे केसेस को हम लोग स्प्लिट फुटिंग करते हैं। इन जनरल कॉमन याद रखना, अगर उसका जो लेंथ होगा विड्थ से 5 टाइम्स से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, L इज ग्रेटर देन 5G, तो उसको हम लोग इन जनरल स्प्लिट फुटिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो तुम लोग को एक फिगर में दिख रहा होगा सिंपल स्ट्रीट फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है।
तो उसके ऊपर देखो, सबसे ऊपर में तुमको रूफ दिख रहा होगा, ठीक है, और रूफ के नीचे सुपर स्ट्रक्चर और ग्राउंड के नीचे मेरा सब स्ट्रक्चर है। अब सब स्ट्रक्चर पार्ट में सबसे बॉटम में तुमको देखो, सबसे बॉटम में देखो तुमको एक पीसीसी दिख रहा होगा, ठीक है, और पीसीसी के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, उसके विड्थ को कम करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, उसके विड्थ को कम करते जा रहे हैं, ठीक ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग क्यों क्यों करते हैं, तो हमारा एम होता है कि हमारा जो लोड हो वो टॉप से स्टार्ट हो और वो ग्राउंड में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते जा जाते हैं, क्योंकि लोड जो हो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो तुम लोग सिंपली सोच सकते हो कि मान के चलो 20 केजी का लोड किसी एक पॉइंट पे लगाओ और वही 20 केजी का लोड एक बड़े से सरफेस पे लगाओ, तो कहाँ पे वो 20 केजी का लोड ज्यादा डेंजरस होगा, एक पॉइंट पे ज्यादा डेंजरस होगा या एक सरफेस पे ज्यादा डेंजरस होगा, कहाँ पे 20 केजी का लोड ज्यादा डेंजरस? पॉइंट यही यही रीजन होता है कि तुम 60-70 किलो के एक इंसान को आसानी से उठा पाते हो, लेकिन 40 से 50 किलो को अगर तुमको वेट लिफ्टिंग करने के लिए बोला जाए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वेट होता है, जो मास होता है, वहां हमारा एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, और जब मेरा मास एक लार्ज एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता है तो क्या होता है, उसका जो लोड होता है उतने लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको बियर करना आसान होता है। ठीक है, यही मेरा डिफरेंस होता है कि जब हम लोग वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं तो कम लोड उठा पाते हैं और उससे बहुत ज्यादा वेट के अंदर से इंसान को उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ोगे तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता ही जा रहा है, धीरे 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 क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 जो भी वेट आ रहा है उसको लार्जर एरिया में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था मेरा इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हमको कोई भी चीज बनाना होगा, उसका अगर फाउंडेशन करना होगा तो उसके दो एस्पेक्ट तो हम लोग को, तीन एस्पेक्ट इन जनरल सोचने पड़ेंगे। एक डेप्थ, कि हम अपने जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसका डेप्थ कितना ले, दूसरा विड्थ, उसका विड्थ कितना ले, और तीसरा उसका थिकनेस। ठीक है, तो इन तीनों एस्पेक्ट पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। पहला डेप्थ हम कितना बनाए, दूसरा विड्थ कितना बनाए, और तीसरा थिकनेस कितना बनाए। ठीक है, तो हमारे पास जो बिल्डिंग डिजाइन का कोड होता है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरा जो फाउंडेशन का डेप्थ होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, मेरा जो भी लोड के लिए हम लोग अपना कोई भी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी ग्राउंड पे बन रहा होगा, उसकी जो भी बियरिंग कैपेसिटी होगी, उस बियरिंग कैपेसिटी के अलोंग हम ध्यान में रखते हुए पहला चीज हम लोग डेप्थ रखते हैं। ठीक है, स्क्रीन आ रहा है सामने या नहीं आ रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, दूसरा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरा जो सॉइल होता है, ठीक है, उस सॉइल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो और अगर मेरा ब्लैक बॉटम सॉइल अगर हो तो उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरा जिस सॉइल पे डिपेंड करेगा कि उसकी श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी कैसी है, उसके हिसाब से भी हम लोग डेप्थ रखते हैं। ये कुछ फैक्टर्स है जिसमें डेप्थ डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा, मेरा ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कितने डेप्थ पे है, मतलब उसका लेवल किधर है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चौथा, कि हम लोग को जो भी करना है, मतलब देखो, कोई भी फाउंडेशन बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जमीन को खोदना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक्सकावेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो भी हम एक्सकावेशन करना चाहते हैं, हमारे पास उसका कौन सा सोर्स अवेलेबल है, उस पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है ना, कि हम लोग उसका कितना डेप्थ ले। ठीक है, अब देखो, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो मेरे डेप्थ पे डिपेंड करते हैं इन जनरल। ठीक है, देखो, कम से कम जो होना चाहिए हमको 50 सेंटीमीटर जरूर देना चाहिए बिलो ग्राउंड लेवल का, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम लोग सोच के बताओ कि इन कॉमन अगर हम 50 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर उसका डेप्थ देना चाहते हैं रिटेनिंग वॉल का, तो अगर मान के चलो अगर वो ब्लैक बॉटम सॉइल है जिसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो वैसे कैसे हमको डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा या डेप्थ कम देना पड़ेगा?
फाउंडेशन का ज्यादा। फाउंडेशन का डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा। अब देखो दूसरा दूसरा चीज तुमको देखो कि इन जनरल हमारे पास एक फॉर्मूला है जो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। डी इक्वल्स क्या है, पी बाई डब्ल्यू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ऐसा तुम लोगों ने अभी तक सॉइल में कुछ भी पढ़ा है ऐसा? 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस रिटेनिंग साइन वाल में फाइव, था सर। ये क्या होता है? इसको तुम लोगों ने अर्थ प्रेशर एक चैप्टर पढ़ा होगा। अर्थ, यस सर, एक्टिव उसमें उसमें 3 टाइप का अर्थ प्रेशर पढ़ा होगा, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव है, ये तुम्हारा एक्टिव अर्थ प्रेशर बता रहा है। ठीक है, तो मेरा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो कब होता है? जब मेरा वॉल जो है अर्थ फील्ड से एवे जा रहा हो। ठीक है, जब मेरा वॉल अर्थ फील्ड से एवे जा रहा हो, उससे दूर जा रहा हो, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर। जब मेरा जो वॉल है वो जो मेरा बैक फील्ड है उसके टुवर्ड्स जा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव। और जब कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तुमको दिख रहा होगा कि 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड 1 प्लस साइन फाइव है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि मेरा जो डी जो होता है पी बाई डब्ल्यू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर होता है। यहाँ डी क्या है? डी है मेरा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। पी क्या है? पी है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लोड ऑन द बेस ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, मेरा बेस ऑफ फाउंडेशन में मेरा जो भी लोड एक्ट हो रहा है उसकी क्या इंटेंसिटी है, इस पे डिपेंड करता है। उसका यूनिट क्या हो सकता है इंटेंसिटी का? टन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर का जो भी यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी है। डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है। पाई क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन जनरल हम लोग डेप्थ का डिसाइड करते हैं। अब एक बार बताओ, अगर हम लोग स्प्लिट फुटिंग की बात करें तो अगर स्प्लिट फुटिंग में तुमको एक क्वेश्चन में बोल दिया गया हो कि तुमको एक स्प्लिट फुटिंग बनाना है, ठीक है, जिसका जो प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो मेरा वॉल है उसका जो मेरा विड्थ है, ठीक है, वो मान के चलो 30 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर, तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इसके तुमको बोला गया कि अब तुम इतना डिजाइन करो। तो अगर ऐसे केसेस में तुमको डिजाइन करने बोला जाएगा तो सबसे पहले तुम इस चीज पर ध्यान दोगे कि मेरा जो भी बोला गया है वो कौन सा है, डीप है या सैलो है। अगर सैलो होगा तो उसका क्या होना चाहिए? ग्राउंड लेवल पर उसका जो भी बेसमेंट होगा, मतलब जो भी उसका विड्थ होगा, मेरा डेप्थ क्या होना चाहिए? उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो अगर हमको डेप्थ क्वेश्चन में नहीं भी गिवन हो, ठीक है, अगर मेरा डी बराबर पी बाई डब्ल्यू 1 माइनस साइन फाइव और 1 प्लस साइन फाइव इतना मेरे पास मतलब इंफॉर्मेशन नहीं भी हो, तो हम अपना इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास विड्थ हो, अगर नहीं गिवन हो तो हम मैक्सिमम डेप्थ को उसके बराबर, अगर मेरा शैलो फुटिंग हो तो उसके बराबर या उससे छोटा रख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा टर्म आते हैं हम लोग विड्थ ऑफ फाउंडेशन पे। ठीक है, अब देखो मेरा जो विड्थ ऑफ किस पे डिपेंड करता है? सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पे। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताओ, मेरा जो बियरिंग कैपेसिटी होता है उसका जो यूनिट होता है, तुम लोग सॉइल के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी लिखते होगे उसका यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर लिखते होगे। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने भी अभी तक फाउंडेशन चैप्टर पढ़ा है? सिलेबस में फाउंडेशन आया है? कहाँ है सर? अभी तक हम लोग का फाउंडेशन का कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अगर तुम लोग का फाउंडेशन नहीं तो अभी तुम लोग को हम बताते हैं। देखो अगर ऐसा है तो देखो ये सर ठीक है। सॉइल में तो बियरिंग, था। हाँ, तो बियरिंग का कैपेसिटी जो होता है वो इन जनरल हम लोग इसको यूनिट होता है। ठीक है, वो यूनिट होता है वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि एक डायमेंशन हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा लोड जो होता है अलोंग
जो थिकनेस होता है उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी दो डायमेंशन को हम लोग क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। इसीलिए हम लोग वेट पर यूनिट लेंथ के टर्म में लेते हैं उसको। ठीक है, तो मेरा किसी भी उस पे मान के चलो बियरिंग का कैपेसिटी का यूनिट है वेट पर यूनिट, मान के चलो कोई एक डायमेंशन, तो वो जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका वेट पर यूनिट बियरिंग का कैपेसिटी। तो वही तुमको फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, वेट तो फाउंडेशन क्या गिवन है, टोटल वेट डिवाइड बाय उसका जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल होगा उस पे। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन क्या होता है, टोटल वेट में क्या सब आ सकता है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, या और भी जो भी लोड आ रहा है वो सारे लोड डिवाइड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो, अब हम